हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है अपना सेकेंड। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब तक पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जो हमारे परमाणु मॉडल था, हम कह सकते हैं कि जो बोहर का जो परमाणु मॉडल था उसकी परिकल्पनाओं को हमने अच्छे से समझा था कि बोहर ने अपनी कुछ 4 परिकल्पनाएं दी थी, उनके बारे में विस्तार से वर्णन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में बोहर के परिणाम। अब जो बोहर थे उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में हम कह सकते हैं कि उस समय जब बोहर प्रयोग करे थे तो उन्होंने अपने समय में एक बेहतरीन प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने सभी चीज़ों को एक आंकड़े के रूप में दर्शाया था। कितनी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या मतलब हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश और सब कुछ चीज़ों को उन्होंने एक आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया, एक सूत्र के द्वारा हमें सिखाया। तो उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी, बहुत अच्छा प्रयोग था। तो चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में बोहर के परिणाम, या बोहर के परिणाम भी आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं किस प्रकार से इनकी परिकल्पनाएं थी। तो पहली परिकल्पना को हम देखें तो पहले आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं ये क्या होता है, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का कह सकते हैं आप नाभिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और इनके बाहर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि बाहर की कक्षाओं में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने ये कह दिया था कि वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अब इस चीज़ में जो क्या हमारे बोहर है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो परमाणु के जो नाभिक है, ठीक है, इसके जो चारों तरफ जो कह सकते हैं कि वर्ताकार पथ है या कक्षाएं हैं, ठीक है, तो इन कक्षाओं को उन्होंने एक नाम दिया, मुख्य क्वांटम कक्षा। क्या कहा था उन्होंने? इसको एक नाम दे दिया, मुख्य क्वांटम कक्षा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इनको उन्होंने दर्शाया था जैसे पहली कक्षा को लिए N1 N2 N3, इस प्रकार से इन्होंने इनको निरूपित किया था, N1 N2 N3 के रूप में निरूपित किया। उन्होंने क्या कहा था? ये जो कक्षाएं हैं ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं ये किस प्रकार से। तो चलिए इसका पहला कह सकते हैं आप, पहला परिणाम लिख लीजिए, इनके पहला परिणाम। तो लिखिए, साथ साथ लिखिए मेरे, परमाणु के जो नाभिक है, क्योंकि यही देख रहे हैं ना, जो किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ कह सकते हैं कि वर्ताकार जो कक्षाएं हैं या वर्ताकार स्थायी कक्षाएं हैं, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। वर्ताकार स्थायी कक्षा या कक्षाएं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ताकार स्थायी कक्षा को इन्होंने नामकरण दे दिया मुख्य क्वांटम संख्या। इन्होंने क्या कह दिया कि ये क्या है? मुख्य एक क्वांटम संख्या। ठीक है, कहा गया, इसे इन्होंने निरूपित किया। देखिए हमने यहाँ पे देखा था n बराबर N1 N2 N3 इस रूप में निरूपित किया है, तो इसे लिख लीजिए आप, n से निरूपित किया, n से निरूपित किया। यहाँ पे देखिए सभी को n से निरूपित किया गया है। नीचे लिख लीजिए इस प्रकार से, n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होगा। क्यों? क्योंकि जिसको जो बाहरी का उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले क्या कर रहा है कि N1 में है, तो इसलिए इसका प्रमाण क्या होगा? n होगा। क्योंकि आज से जैसे इलेक्ट्रॉन आवेशित होगा तो N1 से किसी भी कक्षा में जा सकता है, N4 में, N7 में, N8 में, जिस प्रकार से आवेशित होगा, जिस कक्षा से आवेशित हो। अगर ये क्या पहला कोष पूर्ण भरित हो तो क्या यहाँ से आवेशित हो सकता है इलेक्ट्रॉन? नहीं। अगर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो वह आवेशित होगा। ठीक है, हम 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 10th में पढ़ा था, सॉरी, तो 10th में हम अच्छे से इसको पढ़ा था। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पे n बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, कुछ भी, इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो क्या था? इनका पहला परिणाम था। ये तो हो गया जो बोहर थे उनका पहला परिणाम। अगर हम दूसरे परिणाम की तरफ बढ़ें, अब दूसरे परिणाम की तरफ अगर आप बात करें, दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? तो दूसरे परिणाम इन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी कह सकते हैं कि आप नाभिक है, ठीक है, और उसके जो बाहर की कक्षा है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी को भी इन्होंने क्या कर दिया? बता दिया था हमें कि क्या होती है। तो इनकी जो त्रिज्या है, कह सकते हैं कि आप पूरा गोला है या वर्त है, तो उसके पूरे वर्त के जो एक तरफ का हिस्सा लेंगे तो है तो त्रिज्या ही होती है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है उसको इन्होंने किस रूप में बताया था कि ये जो त्रिज्या है वह क्या होती है? Rn होती है। क्या होती है? Rn होती है। ठीक है, यही इनका क्या था? दूसरा परिणाम हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि किसी परमाणु, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, किसी परमाणु में
नाभिक के, देखिए परमाणु में नाभिक के जो चारों ओर क्या है, स्थायी कक्षा, यही ना, ये कक्षाएं क्या होती है, अस्थायी होती है। कक्षाएं क्या होती है, अस्थायी कक्षा होती है। स्थायी कक्षा, कक्षा की त्रिज्या Rn होती है। तो अब इन्होंने क्या किया, त्रिज्या का परिक्रम नहीं कर दिया, इन्होंने क्या था, इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने पहले तो नाम दे दिया कि क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। पहले तो जो कक्षाएं हैं इनका नामकरण कर दिया। अब उन्होंने क्या, जो कक्षा है और नाभिक उनके बीच की दूरी, या जो बीच की दूरी को उन्होंने Rn से निरूपित किया और क्या कहा, वही उसकी त्रिज्या क्या होती है, Rn होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Rn के लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, कह सकते हैं आप Rn बराबर, इस प्रकार से, इसको मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने अपने परिणामों को ऐसे नहीं है कि मौखिक रूप से प्रस्तुत किया, इन्होंने गणितीय रूप से भी इसको प्रस्तुत किया था और इसको कह सकते हैं कि फॉर्मूले के रूप में या एक संख्या के रूप में भी क्या किया था, निरूपित किया था, A0n² ठीक है। ये क्या, इसका Rn ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि इसका त्रिज्या क्या है, इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर चाहें तो लिखना चाहें यहाँ पे क्या क्या किसको निरूपित कर रहा है। तो Rn आप जानते हैं किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे Rn त्रिज्या को निरूपित कर रहा है। किसकी त्रिज्या, हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा की त्रिज्या, तो नाभिक के चारों ओर जो स्थायी कक्षा है उसकी त्रिज्या को निरूपित कौन कर रहा है, Rn। ठीक है, तो A0 को अगर हम निरूपित करें, क्योंकि A0 ही बाकी रहता है, Rn के बाद A0 n को समझेंगे, z को समझेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A0। A0 क्या एक नियतांक होता है, नियतांक है, क्योंकि हम बहुत से जो डेरिवेशन है उनमें पढ़ेंगे कि नियतांक की आवश्यकता होती है। नियतांक होता है, इसका एक निश्चित मान भी होता है। क्या होता है इसका निश्चित मान, 52.9 पिकोमीटर, पिको एमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम n की बात करें, यहाँ पे हम किसकी बात करें, n की, तो n यहाँ पे हम देख चुके हैं। n क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखिए यहाँ पे n किसको निरूपित कर रहा है, कौन सी बाहरी कक्षा है, n किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे कौन सी बाहरी कक्षा है। तो इसी प्रकार से हम क्या, n को इन्होंने क्या कहा था, ये देखिए यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, तो क्या लिखेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। जड आप जानते हैं, जड क्या होता है, जड किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं, तो जड द्वारा दर्शाया जाता है। तो लिख लीजिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अच्छे समझ में आया कि ये फॉर्मूला है, इसके सभी मान है वो हमने समझ लिए कि कौन सा जो चीज है वो किसको यहाँ पर दर्शा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या बात करें, ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। अब जो प्रयोग किस पे कर रहे हैं, हाइड्रोजन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमें पता होता है, Z बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इसकी पहली कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या भी क्या है, 1 होती है, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि हमें पता है n बराबर भी 1 है और Z बराबर भी 1 है। क्यों है n बराबर 1, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इसका भी को रख के सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Rn की जगह क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि n यहाँ पे किसको प्रदर्शित कर रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या को। तो R1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे, अब जो हमारा A0 है, अगर इसका जो मान है वही पुट कर दे यहाँ पर, तो क्या होगा, आसान रहेगा, यहीं से 52.9। ठीक है, पिकोमीटर लिखना चाहिए तो यहाँ पे इसकी जो कह सकते हैं यहाँ की पिकोमीटर को भी दर्शा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके मात्रक को भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, चलो इसको पहले इसको छोड़ते हैं एक बार, इसको साथ में लेके चलने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार क्या लिख लेते हैं, सीधा ही A0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए n का मान हमारे पास कितना है, 1, तो 1 की होल स्क्वायर कर दीजिए। नीचे क्या है, Z का परमाणु क्रमांक क्या है, इसका 1 दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, जी अच्छे से दिखाई दे रहा जगह है। तो यहाँ पे देखिए R1 बराबर A0 1 की स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 1 की स्क्वायर है, तो 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इस प्रकार से। आप आगे यहीं पे आप चाहे तो इसको नीचे लिखिएगा, मैं यहीं पे जगह कम है तो इसलिए इसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, R1 बराबर, अब A0 का मान यहाँ से कहाँ से पुट कर देंगे, अब मैंने आपको बताया 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 देखिए क्या हुआ, 1 और 1 क्या है,
कुछ नहीं बनेगा, एक और एक कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं बनता है, तो यहाँ पे इसको यही छोड़ देते हैं। तो इसका जो हम क्या कह सकते हैं पिकोमीटर है। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसको हम क्या करें 10⁻⁻² मीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से आपने समझा, क्या समझा यहाँ पे हमने कि किसी परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा में उसका क्या है जो त्रिज्या है Rn है, उसकी गणना की है कि 52.9 पिकोमीटर, अगर कहना चाहें तो 52.10⁻² मीटर यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कह सकते हैं कि जो इस ये पहली कक्षा की हम बात कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन की जिस पहली कक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जगह है यहाँ पे हमारे पास, जिस हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा की बात करें उसी कक्षा को हम क्या कह सकते हैं, उसी कक्षा को बोहर कक्षा भी कहते हैं। तो इसे लिख लीजिए, इसे बोहर कक्षा भी क्या कहते हैं, इसे बोहर कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। तो यहां पर अब हम क्या कह सकते हैं, Rn का जो मान है हमारे पास, Rn वो समानुपाती होता है, किसके बराबर कह सकते हैं कि n की स्क्वायर करते जाए, n की स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, जब मतलब n का मतलब ये कक्षाएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो त्रिज्या है वह भी बढ़ती जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे पहले भी त्रिज्या कम है, Rn 2 आएगा तो 2 की त्रिज्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यह क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, हम कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होते हैं। कुछ टीचर इसको अनुक्रमानुपाती नाम से जानते हैं, कुछ समानुपाती नाम से इसको पुकारते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हमारे जो आगे का तीसरा टॉपिक है या कह सकते हैं कि तीसरा परिणाम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे हमने इसके जो 2 परिणाम है उनको अच्छे से पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे परिणाम की तरफ। तीसरे परिणाम में हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ पे हम जो जानेंगे कि परमाणु है उसकी मान लीजिए कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वह आवेशित हुआ, उसे कहीं से फोटोन प्राप्त हुआ, आवेश प्राप्त हुआ, तो वह आवेशित होकर के यहाँ चला गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे चला गया तो इसकी ऊर्जा यहाँ पे कितनी है। ठीक है, इस चीज को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उपस्थित है, तो उसकी ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या कहा था उन्होंने, एक परिणाम निकाला था। हम इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप याद करें, ये फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं। En बराबर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था En बराबर 2π² Z² E4m/h, और कह सकते हैं गुना में लिखा होता है अपने पास En1। ठीक है, या इसे n² भी कर सकते हैं, n² अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। तो अब इसकी सहायता से हम आगे समझने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक क्या होता है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। अब हमें बच्चों यहाँ पे क्या देखना है कि परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, और भी कक्षाएं यहाँ पर हम बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सी कक्षाएं हो सकती है, क्योंकि परमाणु की कक्षाएं तो हो सकती है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होना ना होना अलग बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह शून्य कब हो, हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य चाहिए। ठीक है, शून्य चाहने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाए जब हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह शून्य हो जाए, जो नाभिक है उसके ऊपर बल लगा रहा है वो बिल्कुल भी कार्य ना करे। मान लीजिए कक्षा हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अनंत कक्षा में, इन्फिनिटी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित आ जाता है, तो इसके ऊपर लगने वाली जो ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसको लिखते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, शून्य तब होगी, क्योंकि मिथ्या चाहिए, शून्य चाहिए, शून्य तब होगी जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमें क्या कह रहे हैं, शून्य तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल, क्योंकि नाभिक क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वह क्या होता है, धनावेशित होता है। वे इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, पकड़ के रखते हैं कि वह कहीं भाग ना जाए इनका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल होता है वह क्या करेगा, से मुक्त होगा, या कह सकते हैं बल से मुक्त होगी।
जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य तब होगी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे हम यही बात करें कि जब यह कैसा हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए, अनंत की कक्षा में चला जाए, तो इसके ऊपर लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के लगने वाला बल खत्म हुआ तो वह मुक्त हुआ, वही कहीं भी जा सकता है, मुक्त अवस्था में जा सकता है। तो यही काम करता है कोई भी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब n का मान क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, अनंत हो जाए, तब क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर एनर्जी लग रही है, ऊर्जा लग रही है, आकर्षण बल लग रहा है, वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात करें, ये हमें कब जीरो होगा, जब n बराबर इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब थोड़ा सा अच्छे से चलेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो चौथा हमारा रूल है वो एक बार में पूरा हो जाए, आपको लिखने में भी आसानी और समझने में भी क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, थोड़ा हो सकता है आपको छोटा लिखा हुआ दिखाई दे, उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है कक्षा में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उसको किसके बराबर रखा है हमने, -RH। अब आप कहेंगे सर ये -RH क्या आ गया, Z²/n²। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि -RH क्या है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं अच्छे से कि 2π² E⁴m/h, इसका मान हमने क्या लिया था, यही लिया था, क्या लिया था, RH। अब यहाँ पे कहिए सर ये RH क्या आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, RH है वो रेडबर्ग नियतांक होता है, इसे हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये RH क्या है हमारा, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो एक साइड में बॉक्स बना करके वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, रेडबर्ग नियतांक। रेडबर्ग नियतांक है RH, जिसका जो वैल्यू होता है वो 2π² E⁴m/h होता है। तो इसके लिए हमने एक निश्चित मान भी पढ़ेंगे, वह पढ़ा है आपने या पढ़ेंगे, या भी हो सकता है कि इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो आपने हो सकता है कि पीछे इतना ध्यान ना दिया हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2.18 × 10⁻18 जूल। अब आप कहेंगे सर पीछे तो हमने और कुछ पढ़ा था, 1.096 ऐसा कुछ पढ़ा था, तो उसी के बारे में भी आते हैं। पहले ये देख लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक अलग पोर्शन में रखिए आप, क्योंकि ये हमारे जो मध्य में नहीं आना चाहिए। इस फॉर्मूले से हम समझने वाले हैं इस आगे पूरे को, तो इसके एक साइड में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसके नीचे लिख सकते हैं, अपने अच्छे से जगह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जहाँ आप क्या कहेंगे, RH है ना, तो RH के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, RH बराबर HC लैम्डा, या HCr लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, RH बराबर HCr जूल, RH बराबर HCr जूल में है हमारे पास। तो यहाँ पे हम मान क्या ले रहे हैं, जूल में ले रहे हैं। अगर हम इसको किस में लें, आपने पढ़ा होगा जो रेडबर्ग नियतांक है, तो उसको हमने क्या पढ़ा था, पहले यही पढ़ा था ना आपने, 1.09677 × 10⁻, या 10⁻ में नहीं निरूपित करते हैं, पहले सीधा निरूपित कर देते हैं इसको। 1.06 पॉइंट भी नहीं लगाते हैं, पहले इसको बड़ी संख्या में निरूपित करेंगे, इसके मान में धीरे धीरे हम परिवर्तन करेंगे। 1099677, ठीक है, तो इसको हम परिवर्तित करते हैं सेमी में, यहाँ तो सेमी में निरूपित किया, यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको चाहें किस में निरूपित करें, मीटर में निरूपित करें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छे से दिखाई दे रहा है या फिर कोई दिक्कत नहीं है, R बराबर, अब यहाँ पे इसको हम किस में निरूपित कर देते हैं, हम निरूपित कर ले मीटर में निरूपित करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1.09677 × मीटर में निरूपित करेंगे तो आ जाएगा -10⁻, यहाँ पर या 10⁻7 आएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको किस में निरूपित करें, अब देखिए इसको घात के रूप में हम कह सकते हैं, घात के रूप में दर्शाया है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, 1.01 × 10⁻, यहाँ पे 7 ही रहेगी मीटर इनवर्स। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। 101 क्यों लिखा, क्योंकि हमने गणितीय निरूपण पहली जो हमारा चैप्टर था उसमें अच्छे से समझा था किस प्रकार से आप किसी भी संख्या को है वो गणितीय निरूपण करके इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो अगर चाहिए तो आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वह क्या होगा, थोड़ा सा हमारे जो रूल है एक मिस्टेक, उसके हिसाब से छोटी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप गणितीय निरूपित करते हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं साफ करता हूँ।
ये भी क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अगर हमें किसी भी चीज़ में जूल में परिवर्तित करना हो, इस मीटर इनवर्स से जूल में परिवर्तित करने के लिए इस फॉर्मूले का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अब किसके ऊपर प्रयोग चल रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर चल रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, पहली कक्षा में होता है कि पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, इसकी जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और उन प्रकार से कितनी ऊर्जा उसके ऊपर लग रही है, वही हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। और हम क्या जानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होता है, n बराबर पहली कक्षा में होता है, तो n बराबर 1 होता है। तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, पुट कर देते हैं। En बराबर यहाँ पे क्या है, RH। तो RH की वैल्यू चाहे तो अभी रख लीजिए, लेकिन अगर चाहे तो बाद में रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर RH, पहले RH को रख लेते हैं सीधा, 1/1, दोनों की क्या है, स्क्वायर होती है, क्योंकि जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसको अच्छे से क्या किया हमने, यहाँ पे एन जेड और एन का मान इस जो फॉर्मूला है हमारे पास इसमें पुट कर दिया। इसके अलावा अब हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कह सकते हैं कि 1/1 क्या होता है, कुछ भी नहीं है। 1/1 की वैल्यू कह सकते हैं कि एक कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एन बराबर, अब जो हमारा आर एच है उसकी वैल्यू हमने अभी लिखी थी, कितनी थी, -2.18 इंटू, यहाँ पे हमने अभी निरूपित किया था ना, -2.1 इंटू 10⁻18 जूल थी, जूल में निरूपित किया था। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब इसका मतलब क्या, 1/1 का कुछ नहीं हुआ, तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, किसकी, परमाणु की पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास आई है, तो अब हम इसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, इसको देखिए, थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम इसको किस में ज्ञात किया है, जूल में ज्ञात किया है, जूल में ज्ञात किया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, En बराबर 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, ये है हमारे पास मान। लेकिन हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इसके साथ जब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमें किस में प्राप्त होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी में हमें प्राप्त हो जाएगी, जो इसकी एनर्जी है। तो En बराबर, इसकी क्या मात्रा चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इसका मात्रक चेंज कर रहे हैं, कह सकते हैं किसी से पर इसके जो दर्शाने की शक्ति है उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो En बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस, इसको पूरे को क्या कीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए, इससे अच्छे से समझ में आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इसे दर्शा सकते हैं। एवी इसका जो मात्रक है वह है। तो इसको भी आप साफ कर दीजिए यहाँ पे जूल। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से निरूपित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, फिर हमारा आगे का चौथा पॉइंट है या चौथा परिणाम है उसके पास चलते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो अब तक हम जो गुण है इसके 3 गुणों पर बात कर चुके हैं, इसके 3 परिणामों पर हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो चौथा परिणाम है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस परिणाम में हम समझने वाले हैं कि जो बोहर थे उन्होंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन के अलावा भी इसके जो अन्य स्पीसीज हैं उनकी जो हम त्रिज्या है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। स्पीसीज का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें कि कह सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन में कक्षा भरी जाए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाए, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे चौथे परिणाम पर बात कर रहे हैं। चौथे परिणाम में हम लिखेंगे ऊर्जा, क्या लिखेंगे, ऊर्जा व कक्षा की त्रिज्या क्या ज्ञात करते हैं, ऊर्जा व कक्षा की त्रिज्या, 2 चीज ज्ञात करते हैं हम इसमें। हाइड्रोजन परमाणु किसकी बात करें यहाँ पे, मेन तो हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के या हाइड्रोजन स्पीसीज के लिख लीजिए अच्छे से समझ में आने के लिए। हाइड्रोजन स्पीसीज के अन्य, हाइड्रोजन स्पीसीज के अन्य परमाणुओं की भी ज्ञात की जा सकती है। हाइड्रोजन स्पीसीज के अन्य परमाणुओं की भी ज्ञात की जा सकती है।
क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पीसीज की बात करें तो हाइड्रोजन स्पीसीज में हम किसको ले सकते हैं, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम को ले सकते हैं, उसके अलावा लिथियम को ले सकते हैं। तो हीलियम अगर क्या करे अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, हीलियम के पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हीलियम क्या करे अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बन जाएगा H+। और H+ की अवस्था को क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन का परमाणु स्पीसीज हो गया। इसी प्रकार से लिथियम की बात करें तो यह डबल पॉजिटिव या +2 इसे किसी भी रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर इस रूप में निरूपित किया जाता है तो इसका मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो यह किस रूप में आ गया, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के रूप में आ जाता है। तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं En बराबर, इसी रूप में हम निरूपित कर रहे हैं शुरू से कि En बराबर यहाँ पे क्या लिखते हैं RH लिखते हैं, तो RH माइनस का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है n² या Z²/n², ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं Z²/n², ये हमारा क्या फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू को अगर पुट करें या इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं n²/Z², इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके तो क्या है सामने ही रहने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत बात है नहीं रहने वाली है। चलिए अब देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं हम। इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें RH है इसको इधर ले आएँ, जो RH है हमारा हम यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, अगर जैसे RH इधर जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये RH की जगह हम किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे RH है, हम यहाँ पे जो शुरू से उपयोग करते आ रहे हैं वह। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि इनकी जो ऊर्जा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, Rn, यही लगाते हैं ना कि त्रिज्या के Rn से दर्शाते हैं और एनर्जी को En से दर्शाते हैं। तो त्रिज्या के लिए हम क्या कह सकते हैं A0, और हम क्या करते हैं जो नंबर होते हैं कितने नंबर हैं, ठीक है, तो नंबर² परमाणु क्रमांक। तो ये दोनों फॉर्मूले या ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, हीलियम के लिए इसका अगर उपयोग करें HI के लिए, तो HI में परमाणु क्रमांक क्या होता है 2 होता है। तो इसके अंदर जैसे HI का परमाणु क्रमांक का क्या करते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। अब अगर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है या Rn लिख लीजिए इसको, जो इसकी त्रिज्या है वह क्या होती है, इसके परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा त्रिज्या घटती जाएगी, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी परमाणु क्रमांक घटता जाएगा किसी भी चीज़ का। तो ये तो क्या था, चौथा गुण था। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ये हीलियम के लिए अच्छे से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक और इसका जो परिणाम है वह भी लिख लेते हैं, वह गणितीय रूप में नहीं है, वह बस हम लिख लेते हैं, कह सकते हैं कि मौखिक रूप में हम याद रख सकते हैं। तो इन सभी आंकड़ों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है उसमें क्या है वेग कितना है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग क्या है उसकी भी क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। इन आंकड़ों जो हमने आंकड़े ज्ञात की हैं की सहायता से क्या कर सकते हैं, आंकड़ों की सहायता से इलेक्ट्रॉन का कक्षा में होगा ना वेग, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो कक्षा में होगा, कक्षा में वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक और जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वह पूरा हो चुका है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो हमने क्या पढ़ लिया, परिणाम पढ़ लिए कि जो बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो प्रयोग थे वो पढ़ लिए थे, परिणाम उनके पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले थे, जो रेखीय स्पेक्ट्रम उसकी व्याख्या किस प्रकार से बोहर ने की थी। तो चलिए इसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या को विस्तार से समझते हैं। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने जो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो ऊर्जा है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, En बराबर -RH, ठीक है, Z²/n², यही चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये हमने क्या देखा था, परमाणु है, इसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कोई भी, उसे कहीं से क्या हुआ, आवेश प्राप्त हुआ, कह सकते हैं कि फोटोन प्राप्त हुआ, एनर्जी प्राप्त हुई, और वह कहाँ चला गया, उच्चतम कक्षा में चला गया,
ठीक है, उच्चतम कक्षा में चला गया, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वह चला तो जाएगा लेकिन उसे बहुत कम समय में क्या होगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वह ज़्यादा वहाँ पर स्थायी नहीं रह सकता है। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो इस दोनों की एनर्जी की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम क्या समझेंगे, रेफियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए उस डायग्राम की सहायता से अब यहाँ पर हम सब कुछ समझने वाले। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि इसकी जो एनर्जी है यहाँ पर E जो पहले जिस स्थिति पर है उसमें है, तो अगर मैं इसको EI द्वारा दर्शाऊँ, EI द्वारा इसको दर्शाऊँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, -RH, ठीक है, बराबर Z² अपॉन NI²। कक्षा कौन सी ले रहे हैं, I ले रहे हैं, तो अन की जगह क्या ले लिया, NI ले लिया, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, इसी साथ साथ हम साथ साथ ही लिख लेते हैं कि जो जहाँ पर एनर्जी गई है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है उसको F द्वारा दर्शाऊँ तो क्या लिखूँगा, EF बराबर -RH, ठीक है, और Z² अपॉन NF²। इस प्रकार से दर्शा सकता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो I है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, इसकी पहले जहाँ पे एनर्जी है, और F किसको सिंबलाइज कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के बाद जा रहा है उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि RH -RH Z² अपॉन NI² और Z² अपॉन NF²। I और F का पता चल गया आपको किस प्रकार से किसे N कहा जा रहा है और यहाँ पे किसे F द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो उसकी कुल एनर्जी है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँ, अगर EF में से EI घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक निश्चित कह सकते हैं कि ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, EF में से EI को घटा दिया, क्या किया, EF में से मैंने EI को यहाँ पर घटा दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए, अब इसका क्या करते हैं, इसके अंदर जो हम वैल्यूज है इसको हम पुट भी कर सकते हैं। तो पुट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए -RH Z² अपॉन NI², यह पर क्या है, बीच में माइनस, और ये माइनस आया, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, Z² अपॉन NF², कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यू इसमें पुट किया, इसको समीकरण द्वारा भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे अच्छे से ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करो। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा पास क्या आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम क्या यहाँ पर किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप किस किस चीज़ को यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में RH है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में RH है, दोनों में देखिए Z² है, तो दोनों में Z² है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि N1 1 अपॉन NI² प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये तो प्लस दोनों के माइनस के कारण था, लेकिन इन दोनों की एनर्जी को घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, -1 अपॉन NF²। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इस प्रकार से भी इसको इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। इससे अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अलग पेन से थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको विस्तार से अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं इसके थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात आप नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। इस समीकरण से आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है NI और NF है, इनके बीच के संबंध की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यदि जो हमारा NF है वो बड़ा हो किससे, NI से, NF NI से अगर बड़ा होगा तो जो डेल E है इसका जो हमें मान प्राप्त होगा वह हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, यदि NF बड़ा हो NI से तो NF का जो मान है वह धनात्मक हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखा था कि हमने यहाँ पे क्या लिया, जो कॉमन थे उनको आगे ले लिया और उनकी बाद में जो बचे हुए थे उनकी वैल्यू यहाँ पे पीछे हमने पुट कर दी। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि डेली क्या है, एच म्यू के बराबर आप इसको दर्शा सकते हैं। तो एच म्यू के बराबर इस मान को रख देते हैं, RH Z² अपॉन 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये है हमारा एच म्यू, तो एच म्यू क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख लीजिए इस प्रकार से, इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको आगे किस प्रकार से हमें निरूपित करना है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, जो हमारा प्रकाश की चाल होती है वो बराबर होती है एच म्यू के। क्या होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वह क्या होती है, एच म्यू कह सकते हैं आप, या म्यू लैम्डा, ठीक है, म्यू लैम्डा को निरूपित कर सकते हैं। जो प्रकाश की यहाँ पर जो चाल होती है उसे प्राप्त करते हैं म्यू लैम्डा से। तो यहाँ पर अगर हम मान वैल्यू पुट करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जैसे हम जो लैम्डा की वैल्यू है वह रखते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम
hc/λ। hc/λ किसका हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर म्यू के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया hc/λ। तो उसी को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। म्यू का मान यहाँ पे रखा है हमने, तो ये इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, r/z² 1/n1² -1n(f²), कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा परिणाम हो इसको म्यू बार से प्रदर्शित कर सकते हैं, किससे, म्यू बार से। तो अब देखिए RH z² 1/ni² -1/n(f²), तो ये हमें क्या यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु है, जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वो जो आप कहेंगे एक प्रकार से कह सकते हैं कि फॉर्मूला तो आपने यहीं पे प्राप्त कर लिया है, ठीक है, ऊर्जा, लेकिन इसके जो विभिन्न मान हैं या विभिन्न वैल्यू के हिसाब से इनको बार बार हमने उसी फॉर्मूले को रख करके इसके विभिन्न मानों के रूप में हमने इसका क्या किया, सिर्फ कन्वर्ट करने का कार्य किया। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z। तो Z की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1/λ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब हमारे पास हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो जो RH है उसका मान हमने पढ़ा था, RH का मान क्या पढ़ा था हमने 109677, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस पूरे के पूरे को 1/ni² -1/n(f²), इसको लिख सकते हैं। तो यह क्या है हमारा, किसी भी चीज़ की जो हम कह सकते हैं कि क्या याद कर सकते हैं हम यहाँ पर, जो हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके एक दो जो छोटी छोटी जो कमियां हैं भी, वो भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम के लिए बहुत की कमियां थी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा इसका गणितीय निरूपण। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम तो एक दो और मुख्य बातें हैं उन पर भी हम क्या कर लेते हैं, छोटी सी विचार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के हम कह सकते हैं कि कमियां थी एक, तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा है वो कर लेते हैं। तो इसमें एक जीनन, या लिख सकते हैं आप इसको जीनन ही बात करेंगे, जीनन प्रभाव। तो अब ये जीनन प्रभाव क्या है, इसको चाहे तो मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको इसको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करें जीनन प्रभाव की। जीनन प्रभाव में क्या कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हमें जो रेखा प्राप्त होती है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो रेखा प्राप्त होती है, अगर हम उसे क्या करें विद्युतीय क्षेत्र में, नहीं चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उसे रखें तो वह एक से अधिक रेखाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो इसकी जो व्याख्या है वह भी क्या बोर ने नहीं की थी। उसके अलावा हम बात करते हैं एक और प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखा को अब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वह भी क्या होगा, एक से अधिक रेखाओं में विभक्त जाती है। तो जीनन प्रभाव और जो स्टार्क प्रभाव है, इन दोनों को अच्छे से आप इसके गुणों में या इसके जो कह सकते हैं कि कमियों में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको अच्छे से समझे हैं। आज की क्लास में हमने अच्छे से हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ा और ये जीनन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को भी हमने समझा। तो उम्मीद है आपकी इस क्लास में आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, आपकी मदद हुई होगी। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।